नाज़रीन, यमन ने गैर मुल्की इन्वेस्टर को वार्न किया है कि वो फिल फॉर इसराइल को छोड़ दें और इसराइल जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है। और यमन जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। एयरलाइंस और एयर स्पेस के बाद अब गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वार्न कर दिया गया है कि वो फिल फॉर इसराइल को खाली कर दें। यमन जो है वो अब नई तर्ज के हमले इसराइल पर करने जा रहा है। और साथ यमन ने बताया है कि उनके पास ऐसे नए मिसाइल आ गए हैं कि जिनको किसी सूरत जो है वो रोका नहीं जा सकता है, और अगर उनको इंटरसेप्ट किया गया तो उसके नतीजे में वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और वो और ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर हिट करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर नुकसान जरूर करेंगे। तो इंटरसेप्ट करना भी अब यमनी मिसाइलों का कोई सोल्यूशन नहीं रहा है। ये यमन ने अनाउंस कर दिया है कि अब एडवांस लेवल का मिलिट्री आर्सेनल जो है उनके पास आ गया है, जिसको वो फायर करने जा रहे हैं। और गैर मुल्की इन्वेस्टर जो हैं वो इसराइल छोड़कर फिल फॉर जब निकल जाएं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट्स की जाए, ये ऑक्यूपेशन है जो कि जेनोसाइड कर रही है। इसके साथ कुछ और मुल्कों और डिफरेंट मुल्कों के रीजन्स के साथ जो कि बड़ी अहमियत रखते हैं, वेस्टर्न रीजन्स, उन्होंने इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और ताजा तरीन रिपोर्ट आई है जिसमें यह पता चला है कि इजराइल के अंदर अब ये जेन्युइन फियर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि आलमी दुनिया जब उनको धुतकार रही है, उनसे साइडलाइन हो रही है, उनसे पीछा छुड़ा रही है और उनके खिलाफ जब इकदामात अब बढ़ाती चली जा रही है। और सबसे ज्यादा खतरात इनको अब वेस्ट से नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा बिजनेस और आना जाना सारे मामला तो वेस्ट से हैं। तो वेस्ट में जो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो रही है और फिर गवर्नमेंट्स जो है वो स्टांस तब्दील करने पर मजबूर हैं, तो इसराइल के अंदर अब ये जेन्युइन फियर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, चाइना की जानिब से बहुत ही सख्त रद्दमल सामने आया है, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने जो अनाउंस किया, या फिर वेस्ट से जो मजीद वार्निंग आई है। तो खासकर चाइना ने अमेरिका को अब तक की बड़ी सख्त आप कह लें कि स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। चाइना ने कहा है कि डू नॉट प्ले विद फायर। ये चाइना ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अमेरिका के लिए। हालांकि अमेरिका इस तरह के वार्निंग्स दुनिया भर को देता है, और अभी एक वार्निंग जब रशिया को दी गई जिसमें यही अल्फाज इस्तेमाल हुए कि डू नॉट प्ले विद फायर, तो चाइना ने ये अल्फाज अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया। अब मुझे बताइए, पूरे प्लेनेट पर कौन ऐसा मुल्क है, कौन ऐसी नेशन है जो अमेरिकन को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है? जाहिर बात है इसके बाद अमेरिकन जो है वो उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो चाइना ने अब से पहले तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तो चाइना अब मजीद खुलकर सामने आ रहा है और वेस्टर्न जो हेजेमनी है, अमेरिकन जो हेजेमनी है, उसको चैलेंज कर रहा है। और वो उस सतह के ऊपर आकर चैलेंज कर रहा है कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है। और चाइना ने साफ कहा है कि एशिया के अंदर जंगों की, इंस्टेबिलिटी की जो सबसे बड़ी वजह है वो खुद अमेरिका है। एशिया के अंदर इनकी अपनी हेजेमनी को कायम रखने के लिए जो इक़दामात है वो जंगें फैलाते हैं, वो इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं। तो अब ये सिलसिला जब नहीं चलेगा, तो ये चाइना की बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही बेरहम वाकया पेश आया है और इसके साथ ही दुनिया लरस गई है। और न जाने ये कौन सी मखलूक है जो यहाँ पर मुसल्लत कर दी गई है। इस वाकये के बाद ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत के नाजिल होने का वक्त जो है वो आ गया है, क्योंकि अब ये दुनिया कोई पीसफुली इंसानियत के साथ अब रहने के जो है वो काबिल नहीं है। एक तो नाज़रीन हम देख रहे हैं कि बेरहमी यह है कि जो फलस्तीनी है उनकी एड इन्होंने रोक रखी है और वो फाके काट रहे हैं, यानी खाना उनको नहीं मिल रहा और वो लागर से लागर होते चले जा रहे हैं। उनकी जो तस्वीर आ रही है बहुत ही हौलनाक है। उनकी पसलियां और हड्डियां, गोश्त सारा उनका जैसे खत्म हो गया है और सिर्फ हड्डियों के वो ढांचे बनकर रह गए। यानी जब आप खाना नहीं मिलता तो आप कुछ दिन जिंदा तो रहते हैं, लेकिन वो कैसे जिंदगी होती है कि आप एक एक लम्हा अजियत में होता है और आप लागर से लागर जब होते चले जाते हैं। तो एक तरफ ये बेरहमी है कि एड के जो ट्रक हैं वो चंद मिनट्स की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं, मेडिसिन के जो ट्रक्स हैं वो चंद मिनट की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ जो फलस्तीनी हैं वो भूख से मर रहे हैं। और अब आप देखेंगे किसी में यह भी जरूरत नहीं है कि वो हवा के जरिए जाकर जब वहां पर एड दाखिल कर सके। तो एक ये बेरहमी है जो हम मुसलसल देख रहे हैं, और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को भी पता है कि ये वहां पर हो रहा है, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स को पता है कि ये इजराइल वहां पर डेलिबरेटली जानबूझकर ये कर रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, यानी कि चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, कोई भी जंग हो, उसमें इस तरह से ब्लॉकेड लगाकर एड रोकना, ये तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो एक तरफ ये बेरहमी, और आप जरा वालिदैन की हालत देखिए जो अपने बच्चों को भूख से रोजाना तड़पता हुआ देख रहे हैं और फिर वो जाने भी दे रहे हैं, यानी बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स कंफर्म आ चुकी हैं। अब आप सोचिए कि बच्चे जब भूख से मरते हैं तो ये तो एक ऐसी चीज है जो इंसानियत की बर्दाश्त से भी बाहर है। यानी इंसान इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ये कैसा गम है और ये कैसी तकलीफ है। दूसरा नाज़रीन जो आज वाकया हुआ है, कुछ ही देर पहले इजराइल ने एक एड सेंटर के ऊपर हमला कर दिया। एक एड सेंटर जिसके ऊपर फलस्तीनी जमा थे, उनकी जो गैदरिंग है उसके ऊपर डायरेक्टली बम गिरा दिए।
जिसके नतीजे के अंदर 30 फलस्तीनी मौके पर शहीद हो गए हैं और 150 जख्मी हैं। आप जरा अंदाजा करें कि ये कितने बड़े नंबर्स हैं। और डायरेक्टली कहां पर अटैक किया गया है? एक एड सेंटर के ऊपर जहां फलस्तीनी जमा थे। कौन से फलस्तीनी? जो इस वक्त फाके काट रहे हैं। ओवर 30 किल्ड इन इजरायली अटैक ऑन गाज़ास गेटिंग एड इन राफा। और ये एड भी कौन सी है? ये एड वो है जो इजराइल ने एग्रीमेंट के बगैर अपने मैकेनिज्म के तहत दाखिल की हुई है, जिसके बारे में शकूक और शुबहात हैं कि ये खाना किस तरह का है। और इन्होंने अपने एड सेंटर्स काम किए हैं और इस मैकेनिज्म को भी एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस एड सेंटर के ऊपर इन्होंने बकायदा बम गिरा दिए हैं और 30 शहीद हो चुके हैं, 150 जख्मी हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये बेरहमी की इंतहा है। और इसके बाद तो यानी ये दुनिया जो है वो अब रहने के काबिल नहीं है इस तरह के वाकयात। और नॉर्वे ने इस बात को इंडोर्स किया और कहा कि ये इजराइल जो कुछ कर रहा है इसका ताल्लुक सिर्फ फलस्तीनियों के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया के साथ है कि वो वर्ल्ड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है, वो दुनिया में बेरहमी के ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, वो बाकी दुनिया को भी छूट दे रहा है और ऐसी मिसालें काम कर रहा है कि कोई भी ताकतवर उठेगा और फिर वो किसी भी तरह की बेरहमी जो है उसको फिर अलाउ होगा, क्योंकि इजराइल ऐसे प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रहा है। और पिछले 72 घंटों के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक डिफरेंट एड सेंटर्स जो इनके अपने काम करता है वहां पर गोलियां चलने की वजह से जो इन्होंने चलाई हैं और इस तरह की स्ट्राइक्स की वजह से 255 फलस्तीनी जख्मी हो गए। तो ये दो तरह की बेरहमी और दोनों बर्दाश्त से बाहर है। एक तरफ एड रोककर और दूसरी तरफ एड दाखिल करके फलस्तीनियों को एक जगह पर जमा करके फिर उनके ऊपर बम गिरा के। और अब आप सोचिए कि यहां पर कितने ही पेरेंट्स होंगे जिनके पीछे बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं और वो कुछ खाना लेने के लिए आए हैं, थोड़ा सा मिलता होगा उनको और वो वहां पर शहीद हो गए। और कितने ही ऐसे होंगे जिनका पीछे संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो ये एक ऐसा अलमिया है जो यहां पर जन्म ले चुका है। इसका अब नतीजा क्या निकलेगा और ये कैसे आगे मामलात बढ़ेंगे अमन के साथ, तो ये अमन की तमाम राहें इसके साथ। अब आप देखें ना कि रीजन ने इसराइल को कबूल नहीं किया, ऑक्यूपेशन की वजह से कबूल नहीं किया। अब इसने ऑक्यूपेशन के साथ जेनोसाइड भी कर दी है। अब रीजन के लोग जो है वो किस तरह से कबूल करेंगे। तो इस वाकये के बाद दुनिया भर में गुस्से की एक नई लहर है और आलमी ज़मीर को झंझोड़ा गया है और वेस्टर्न जो बयानात दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद दबाव बढ़ा है कि आपके बयानात किसी काम के नहीं है। और ये सारा कुछ बयानात के बाहर बाद ही हो रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट है उनकी बेहिसी और बेबसी के ऊपर और तनकीद बढ़ गई है। और मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अवाम के जज्बात इस वक्त क्या हैं। ठीक है, वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है लेकिन इनको बहुत ये सर्वे करवाते रहते हैं, इनको पता है कि अवाम के जज्बात इस वक्त क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया इस वक्त हुआ है। अच्छा, इस वाकये के बाद यमन ने अनाउंस किया है कि वो हमले इस तरह से एस्केलेट करने जा रहा है कि तमाम जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं वो इसराइल से निकल जाए। अब देखें, ये सारा वो मैकेनिज्म है जो इस प्रोजेक्ट इसराइल को कायम रखे हुए, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये इकोनॉमिक हब है। तो यमन सारे वो इकदाम उठा रहा है जो ह्यूज इंपैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नेवल ब्लॉकेड किया उन्होंने, इलाद को वीरान कर दिया, फिर अभी हाइफा, फिर बेन गुरियन और कितनी एयरलाइंस है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो अब एक और बहुत बड़ा इकदाम जो इसराइल को बहुत बड़ा डैमेज करने जा रहा है, इन्वेस्टर्स को उन्होंने अब खासकर उन्होंने इन्वेस्टर जब यहां से निकल जाए, हम उनको आखिरी वार्निंग जारी कर रहे हैं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ये तो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, कब्जे में ली हुई चीज के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, यहां से निकल जाए। लीव इमीडिएटली। यमनी डिफेंस मिनिस्ट्री वार्न्स फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इजराइल। अब आप देखें ना कि हाइफा तो एक बंदरगाह है ना, बेन गुरियन एक बंदरगाह है जिसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं और या नेवल एयर ब्लॉकेट लगा सकते हैं। इन्वेस्टर तो कोई एक बिल्डिंग नहीं है ना, वो तो पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स वहां पर हैं। तो ये बिल्कुल एक नए तर्ज की चीज है जो ना कोई बिल्डिंग है ना कोई रास्ता बंद करने वाली बात है कि जिसको आप हिट करते रहेंगे। ये तो इन्वेस्टर्स हैं जो हजारों की तादाद में वहां पर होंगे। तो ये पहली इस नौयत की नई चीज यमन की जानिब से आज अनाउंस की गई है कि इन्वेस्टर्स निकल जाएं। यमनी डिफेंस मिनिस्टर डिटेल्स स्पेक्स ऑफ यमनी मिसाइल्स टू बी यूज्ड इन फर्दर ऑपरेशंस। यमन ने क्या बात की है, उन्होंने कहा कि अब जो हम नए मिसाइल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उन्होंने उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि ये मिसाइल कितने खतरनाक हैं। और पहले जो तुम जिस सहारे के ऊपर बैठे हुए हो कि ये एयर डिफेंस है और इंटरसेप्ट हो जाते हैं यमनी मिसाइल, अब वो बात भी खत्म होने जा रही है, क्योंकि अब जो मिसाइल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनके फीचर्स इस तरह के हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन इस तरह की है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है कि इंटरसेप्शन भी उनको नुकसान करने से नहीं रोक सकती। वो कैसे? यमन ने ये बताया है कि अगर ये हमारे मिसाइल इंटरसेप्ट भी हो जाएंगे, यानी हवा के अंदर तबाह भी कर दिए जाएंगे, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है कि ये कई टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाते हैं। तो वो शार्पनल्स जो हैं, जो सिर्फ एक जो पहले वाले मिसाइल है उसका एक शार्पनल गिरता है, तो इसके कई शार्पनल गिरेंगे, कई टुकड़े गिरेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर लगेंगे, कहीं ना कहीं जाकर जरूर नुकसान करेंगे। तो अब इंटरसेप्शन भी इनको
रोक नहीं सकती है। इंटरसेप्शन के नतीजे में ये ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं जाकर लगेंगे। अब इस तरह के मिसाइल जो है वो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अ स्टॉक वार्निंग टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज, ऑलरेडी हम एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वहां पर अपने ऑफिस खाली करना शुरू हो गई हैं विद इन द इजरायली एंटिटी, एडवाइजिंग देम टू लीव इमीडिएटली एज द सिक्योरिटी इन द रीजन कंटिन्यूज टू डेटरिएट। ये कोई सेफ जगह नहीं है और पूरे रीजन की सिक्योरिटी भी खराब हो रही है, तो बराए करम यहां से तशरीफ ले जाएं। Foreign investors and companies operating in the Zionist entity should leave immediately as the environment will not be safe। अब environment महफूज नहीं, ये जगह महफूज नहीं रही। यहां से जो वो बराकरम बोरिया बिस्तरा गोल करें और यहां से तशरीफ ले जाएं। It is best to do so while the opportunity remains। और फिल फॉर निकल जाए, अभी तो हम आपको मौका दे रहे हैं। जब अगले 24, 48, 72 घंटों में 4 दिनों के बाद हम हमले शुरू करेंगे तो फिर ये अपॉर्चुनिटी भी शायद ना रहे, इसलिए हमने इब्तदाई वार्निंग जारी कर दी है। कैपेबिलिटीज ऑफ यमनी मिसाइल आर्सेनल ये हैं कि इसके जो वॉर हेड्स हैं ये इस तरह से इंजीनियर किए गए हैं टू फ्रेगमेंट अपॉन इंटरसेप्शन, कि ये अगर इंटरसेप्ट भी हुए तो ये फ्रेगमेंट्स के अंदर, टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। अलाउइंग देम टू स्ट्राइक अ वाइडर अरे ऑफ टारगेट्स, इससे ज्यादा बेनिफिट होगा कि ज्यादा टारगेट्स को जाकर वो हिट करेंगे। ये आज यमन ने अपने नए मिसाइलों का जो कैपेबिलिटीज है वो दुनिया के सामने रख दी हैं। आवर मिसाइल्स आर डिजाइंड टू फ्रेगमेंट इफ इंटरसेप्ट्स, इनको मैन्युफैक्चर ही इस तरह से किया गया है और सारी बातें इजराइल को सामने रखकर ये मिसाइल बनाए गए हैं। हिटिंग मोर टारगेट्स, इस तरह इंटरसेप्ट होने के बाद तो ये ज्यादा टारगेट्स को हिट करेंगे। रेंडरिंग द ज़ायनिस्ट एनिमी सिस्टम यूजलेस, पूरा जो इजरायली सिस्टम है वो तो नकारा होने वाला है इन मिसाइल के बाद। वार्निंग दैट एवरी ज़ायनिस्ट शुड बी ऑन देयर गार्ड अगेंस्ट देयर डाउनफॉल, अब हर इजरायली जो है वो अपनी हिफाजत खुद करेगा, हर ज़ायनिस्ट जो है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल सिस्टम है वो अब इन मिसाइल को रोकने वाला नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यमन ने अब देखें कि 2 दिन कबल ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो जंगी तैयारी कराने जा रहे हैं। अब जब इसराइल हमला करेगा तो उसमें ये शायद मुजाहरा भी देखने को मिले। तो 3-4 दिनों से यमन ने बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट्स के जंगी तैयारी कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सारे रूट्स हैं, एयर स्पेस है, ये खाली कर दी जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हमारे तो मिसाइल ही कुछ नए हैं जो इस तरह से मैन्युफैक्चर हुए हैं और पहली बार वो ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्वेस्टर जब यहां से निकल जाए। फिर आप देखिए इटली से बहुत गैर मामूली रद्दअमल सामने आया है। अब इटली की गवर्नमेंट तो ओवरऑल कोई उस तरह का एक्शन नहीं, हालांकि उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी जबरदस्त आई हैं, उन्होंने स्टांस लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है अभी। तो अब देखिए कि इन गवर्नमेंट्स के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इस जंग को रुकवाने के। कल इटली का जो सदर्न रीजन है, यानी सदर्न रीजन जो नीचे बॉर्डर में मेडिटेरियन सी वाला कोस्टल लाइन है, वहां पर इनका सदर्न रीजन जो है उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अभी कुछ देर पहले इटली का जो नॉर्थ रीजन है, यानी ऊपर वाला जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, मैप के ऊपर आप देख सकते हैं, एक नीचे वाला जो मेडिटेरियन सी के साथ है वो सदर्न, ऊपर जो स्विट्जरलैंड के साथ है वो नॉर्थ का रीजन है। नॉर्थ के रीजन ने कुछ देर पहले इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब आप देखिए कि जो रोम के अंदर गवर्नमेंट बैठी है उसके पास क्या चांस बच गया है। रीजन टू रीजन इस तरह से फैसले हो रहे हैं। वी हैव स्वेयर्ड आवर रिलेशन विद इजराइल इन प्रोटेस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, ये स्टेटमेंट वहां से जब वो आई है। अच्छा, ये सूरत हाल होगी। अब नाज़रीन, एक रिपोर्ट जो इजरायली मीडिया ने आज जारी की है कि इजराइल के अंदर ये खौफ बढ़ता चला जा रहा है कि ये दुनिया का रिएक्शन कैसे उसके खिलाफ बदल रहा है, और अगर दुनिया इसी तरह से उसका रिएक्शन बदलता रहा तो फिर इनके साथ क्या होगा। एक जेन्युइन फियर है और इसमें उन्होंने लिखा है कि यूरोप के हवाले से इजरायलियों को क्लियर हो गया है कि यूरोप तो पीछे हटने वाला है। अब जो उनका सारा क्याम खड़ा हुआ है वो अमेरिकी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, जो अभी तक लामहदूद सपोर्ट है, उसमें कोई कमी नहीं आई। डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी उसी तरह से है, मिलिट्री सपोर्ट भी उसी तरह से है, मुकम्मल शील्ड उन्होंने दी हुई है। लेकिन उनमें खौफ ये तेजी के साथ बढ़ रहा है कि जैसे ट्रंप मौजूद है और वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, वो सुबह कभी भी उठेंगे और कुछ भी बात कर देंगे और वार्निंग भी नहीं होगी कि ट्रंप अब बदलने जा रहा है। बस वो एक ही दिन, कोई भी दिन वो हो सकता है आने वाले महीनों के अंदर। ये जंग तो सालों के ऊपर मुबनी है ना, ये कोई मसला फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट के बाद खत्म तो नहीं होने वाला है। अब आप देखें ना कि जंग चल किस अंदाज में रही। यमन आज अनाउंस कर रहा है 20 महीनों के बाद कि हमारे पास तो कुछ नए मिसाइल आ गए हैं, हम तो कुछ नए मिसाइल फायर करने वाले हैं जो पूरे इजरायली सिस्टम को यूजलेस बना देंगे। तो जंग किस डायरेक्शन में जा रही है, रेजिस्टेंस तो ताकतवर हो रही है, तो जंग तो खत्म होने वाली नहीं है। तो ट्रंप आने वाले महीनों में किसी भी दिन उठेंगे और उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, इजराइल की सपोर्ट से पीछे हट सकते हैं। यूरोप तो पीछे हट रहा है, उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरी दम तक वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको फलस्तीनियों को कोई राइट्स ना देना पड़े, लेकिन अब क्या करेंगे, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। फियर ग्रोइंग इन इजराइल ओवर ग्लोबल बैकलैश,
ये इजरायली मीडिया की, उनके थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है। डिसीजन मेकिंग सर्कल्स इन तल अवीव आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग दैट द इटर्नल वॉर इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल। देखिए, जो बड़ी ताकतें होती हैं वो कोई भी इकदाम उठा सकती हैं, वो कोई भी पॉलिसी कर सकती हैं, वो कहीं भी हमला कर सकती हैं। क्या अमेरिका के पास ये पावर नहीं है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे? बिल्कुल है। हमला करते क्यों नहीं? क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फिर सामने नजर आते हैं। सस्टेनेबल नहीं है वो, ठीक है ना। बड़ी ताकतें कुछ भी करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन अगर वो पीछे हटते हैं तो किस वजह से हटते हैं? कि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकता मामला। तो वो क्या बात कर रहे हैं कि अब ये वॉर उनको, जिसको वो इटर्नल वॉर कह रहे थे कि अब इसी में हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, ये सस्टेनेबल नहीं रही। द टाइम फॉर कम्बैट इज रनिंग आउट। वो जिस क्लॉक की हम बात कर रहे हैं वो टिक 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 जो है वो चल रहा है, तो लड़ने का टाइम जब वो खत्म हो रहा है, विद इन इजराइल की क्वेश्चन जो है वो राइज हो रहे हैं कि ये जंग कितना लंबा चलेगी और गवर्नमेंट के पास क्या स्ट्रेटजी है कि वो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको कन्फ्रंट कर सके। ये इजरायली की सर्कल के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं। ग्रोइंग जेन्युइन फियर विद इन इजरायली सेटलर्स दैट द वर्सनिंग सीन्स ऑफ फैमिन एंड क्योस इन गाजा could ignite a global uprising against Tel Aviv। जो फाको की तस्वीर और वीडियोस दुनिया के सामने आ रही हैं, जैसे आज ये वाकया हुआ, ये जब तस्वीर दुनिया में जा रही है तो कैन इग्नाइट अ ग्लोबल अपराइजिंग। पूरी दुनिया खड़ी हो सकती है तेल अवीव के खिलाफ, स्पेशली एज द इंटरनेशनल आउटरीच माउंट्स एंड कॉल्स फॉर एंड टू वॉर गेन मोमेंटम। और इस तहरीक ने अब मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया, इजरायली थिंक टैंक्स कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर इजराइल को कोई सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ ट्रंप इंतजामिया, अमेरिकी इंतजामिया है, जो अनवेवरिंग सपोर्ट दे रही है, डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री भी। बट दिस सपोर्ट इज नॉट गारंटी टू लास्ट। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना अरसा चलेगी। ट्रंप स्टांस अनप्रेडिक्टेबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज। वो ट्रंप जिस वक्त इतना प्रो इजराइल है कि वो अपनी ही यूनिवर्सिटीज का बेड़ा गर्क कर रहा है, वो अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, वो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है आने वाले महीनों के अंदर। करंटली इंडोर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर ऑन गाजा। इस वक्त ट्रंप पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है जंग को कंटिन्यू रखने के हवाले से, बट हिज पोजीशन कुड शिफ्ट विदाउट वार्निंग। लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो किसी वार्निंग के बगैर ही तब्दील हो सकती है। ट्रंप करंट अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूड फाइटिंग डज नॉट नेसेसरली मीन ही विल नॉट वेक अप टुमारो विद एन अपोजिंग स्टांस। उसकी सपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि वो किसी दिन उठकर हमारे खिलाफ नहीं हो जाएगा, वो किसी भी दिन उठकर हमारे खिलाफ हो सकता है। आज की सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट हमेशा रहने वाली है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द यूएस डायनामिक्स। और वजह यह होगी कि जो अपनी यूएस की पॉलिटिक्स है और आलमी लड़ाई है उसके अंदर कुछ भी तब्दीलियां आ सकती हैं, ये मजबूर कर सकते हैं ट्रंप को। अच्छा, फिर आप देखिए एनबीसी मीडिया जो है अमेरिका का, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली आर्मी का इस वक्त क्या मुराल है। एनबीसी की रिपोर्ट देखिए, अ रिटायर्ड इजरायली पायलट को वो कोट कर रहे हैं, माय कोलीग्स आर कॉलिंग फॉर एंड टू वॉर बिकॉज दे बिलीव द वॉर इज इलिजिटिमेट। अमेरिकी मीडिया के ऊपर ये चल रहा है। फिर एक रिजर्विस्ट को एनबीसी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर रहा है जिसने गजा की जारियत में हिस्सा लिया है। आई फील अशेम्ड एंड गिल्टी दैट पीपल इनसाइड गाजा आर डाइंग ऑफ हंगर। मैं गिल्टी महसूस करता हूं, मुजरिम महसूस करता हूं कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। इजरायली फौजियों ने अपनी जानें ली हैं और पायलट्स ने भी, ये रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं। यानी वो एक बोझ है जो इन्होंने गुनाह अजीम यहां पर किया है। ऑपोजिशन टू द वॉर ऑन गाजा इज ग्रोइंग अमंग सोल्जर्स एज मिलिट्री ऑपरेशंस एस्केलेट। जंग के खिलाफ जो गुस्सा और शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है। तो फिलहाल दुनिया का जो भी स्टांस है वो इजराइल को रोकने में नाकाम है, लेकिन यह बात क्लियर है कि क्लॉक टिक टिक कर रहा है और ये ना कोई अपने गोल्स अचीव करने वाले हैं, बल्कि जितने क्राइम्स और जुल्म और गुनाह यहां पर करते चले जा रहे हैं उसकी पनिशमेंट उतनी बड़ी होने वाली है। ये बात तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। और आखिरी बात यह है कि चाइना और अमेरिका में रोज बरोज जंग की जो स्केल है वो बढ़ता चला जा रहा है। चाइना के साथ एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो पिछले कई सालों से पैदा हो चुकी है। अमेरिका एक थ्रेट उसको, यानी उनके आर्टिकल्स में, उनके रिपोर्ट्स में, उनके टॉक शोज में वो एक डिस्कस हो रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन ऐलान जंग नहीं हुआ, ठीक है ना। चाइना ट्रेड भी कर रहा है, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐलान जंग नहीं हुआ। अब वो ऐलान जंग हो रहा है, हर महाज के ऊपर हो रहा है। तो चाइना का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। चाइना थ्रेटन्स अमेरिका नॉट टू प्ले विद फायर। आग से खेलने की कोशिश मत करो, ये चाइना ने अमेरिका को कह दिया है। और ताइवान को अमेरिका जो है वो एज अ बार्गेनिंग चिप हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे, और ये हमारा प्योरली इंटरनल मैटर है और हम किसी को इसमें इंटरफेयर नहीं कर। जैसे एक मुल्क होता है ना, मुल्क के अंदर किसी स्टेट के साथ या किसी सूबे के साथ मसला चल रहा है तो वो मुल्क का अंदरूनी मसला होगा, उसमें किसी मुल्क को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा ताइवान हमारा अंदरूनी मसला है, अमेरिका इससे दूर रहे। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऑफेंसिव वेपन जो है वो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिए हैं और टेंशन इसके साथ रीजन में बढ़ गई हैं। अमेरिका जो है वो एक हेजेमोनिक पावर है और मेन फैक्टर है
कि जो पीस और स्टेबिलिटी एशिया में नहीं हो सकी, इसका मेन फैक्टर अमेरिका है, क्योंकि वो एक हेजेमोनिक पावर है और अपनी हेजेमनी बरकरार रखना चाहता है। और फिर उन्होंने कहा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है, इसने प्रमोटेड अ कोल्ड वॉर मेंटालिटी, वही के हुकूमतें गिराना, हुकूमतों को खिलाफ करना, जंगे छेड़ना, प्रॉक्सी वॉर्स करना, ये कोल्ड वॉर जो है वो यहां पर ऐलान किया गया है डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से। अचानक बहुत ही सख्त रद्दमल आया, और ये पहला रद्दमल आया वाशिंगटन में जो चाइनीज एम्बेसी है, दूसरा रद्दमल आया जो सिंगापुर के अंदर चाइनीज एम्बेसी है, और अब ये रद्दमल जो है वो बीजिंग से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का रद्दमल है। तो चाइना ने 3 अंदाज के अंदर डिफरेंट, और ये सबसे सख्त रद्दमल था जो बीजिंग से फॉरेन मिनिस्ट्री से आया है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय सुलगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।